हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट 1 पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर शोषण से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। यानी जब भी शोषण होती है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इनमें क्या सही होगा, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस जो है बाहर निकाली जाती है जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर सवाल कि मनुष्य में शोषण किस अंग से शुरू होता है। ठीक है, नाक, फेफड़े, मुंह, गला। यानी मनुष्य में शोषण जो है किस अंग से शुरू हो जाता है, तो आपका नाक से शुरू होता है ना। वो शोषण की प्रक्रिया नाक से शुरू होती है। नाक से सबसे पहले वायु जो है अंदर पहुंचती है। ठीक है, 3 नंबर सवाल, शोषण तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं। हृदय और फेफड़े, फेफड़े और श्वास नली, यकृत और फेफड़े या यकृत और किडनी। तो श्वसन तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो है आपका फेफड़े और श्वास नली। ठीक है, याद रखिएगा। और हृदय हृदय जो है वो परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है। 4 नंबर सवाल कि वायवीय शोषण में कौन सी गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी वायवीय शोषण होती है तो कौन सी गैस जरूरी होती है। तो देखिए, वायवीय शोषण जो है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी ऑक्सीजन जरूरी होता है। ठीक है, और अवायवीय शोषण में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वो एंजाइम से ही शोषण हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर सवाल कि शोषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है। पानी, ग्लूकोज, ऊर्जा या कार्बन डाइऑक्साइड। तो शोषण का प्राथमिक उत्पाद जो है वो ATP है, यानी ऊर्जा है। ठीक है, यानी ऊर्जा ही सबसे ज़रूरी होता है। 6 नंबर सवाल कि शोषण के दौरान ग्लूकोज किस में टूटता है। फ्रक्टोज, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी या प्रोटीन। तो शोषण के दौरान जो है ग्लूकोज वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल जाता है और साथ ही साथ ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह बात याद रखिएगा। ठीक है, यानी शोषण की प्रक्रिया में जो है क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, और साथ में H2O बनता है और प्लस में ऊर्जा बनता है ना। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 7 नंबर सवाल, अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है। यानी जब भी अवायवीय शोषण होती है तो अंत में क्या बनता है। पानी, ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल या ग्लूकोज। अवायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या है, आपका लैक्टिक एसिड है ना। लैक्टिक एसिड और साथ में आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ऊर्जा बनता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में ज़्यादा लैक्टिक एसिड अगर बन जाता है, जैसे हम बहुत ही मेहनत वाला काम अगर बहुत कर रहे होते हैं, जैसे दौड़ रहे होते हैं, तो हमारी मांसपेशियों में जो है लैक्टिक एसिड का निर्माण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, जिससे हमें ऐंठन महसूस होती है पैरों में, है ना। आप दौड़ने के बाद अगर कहीं रुकिएगा तो आपको दर्द सा महसूस होगा, वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। 8 नंबर सवाल, शोषण के दौरान फेफड़ों का विस्तार करने वाली झिल्ली कहलाती है। यानी शोषण के दौरान फेफड़ा जो फूलता है और सिकुड़ता है उसको अंजाम है वो कौन देता है। अल्वियोली, जिसको हम लोग एयर सैक बोलते हैं, ये वाला है ना, या फिर डायफ्राम या ट्रेकिया या फिर ब्रोंकस। तो शोषण में फेफड़ों का जो विस्तार करता है, यानी वो आपका किसके वजह से होता है, वो डायफ्राम की वजह से होता है। डायफ्राम जो है सिकुड़ता है और फूलता है, जिस वजह से फेफड़ा भी सिकुड़ता और फूलता है। ठीक है, याद रखिएगा। 9 नंबर सवाल कि वायवीय और अवायवीय शोषण में मुख्य अंतर क्या है। ग्लूकोज की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन या ऊर्जा की आवश्यकता। तो वायवीय और अवायवीय शोषण में मुख्य अंतर ये है कि वायवीय शोषण में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और अवायवीय शोषण में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, यही अंतर है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और ये बात भी याद रखिएगा कि
वायवीय शोषण जो है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना, और अवायवीय शोषण जो है वो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 10 नंबर सवाल कि कौन सा अंग श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? फेफड़े, गला, यकृत या नाक? तो इसमें से कौन सा हिस्सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है, यानी वो होगा आपका फेफड़ा, गला, यकृत या नाक। तो क्या होगा? यकृत होगा। ठीक है, यकृत जो है वो श्वसन का हिस्सा नहीं है। और याद रखिएगा ये जो यकृत है इसके बारे में भी पूछ देता है कि ये जो यकृत है ये कौन से तंत्र का हिस्सा है? तो यकृत जो है वो पाचन तंत्र का हिस्सा है। 11 नंबर कि वायवीय शोषण की प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक या राइबोसोम में? तो वायवीय शोषण की प्रक्रिया अभी हमने जस्ट ऊपर आपको बताया कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और अवायवीय शोषण जो है वो आपका जो है कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। याद रखिएगा, दोनों पूछता है एग्जाम में, दोनों याद रखना है आपको। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे शोषण का नियंत्रण करने वाला मुख्य केंद्र माना जाता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या किडनी? तो किसे माना जाता है? मस्तिष्क को माना जाता है। ठीक है। 14 नंबर, मनुष्य के फेफड़े में कितने वायुकोश होते हैं? तो मनुष्य के फेफड़े में लगभग 300 मिलियन वायुकोश होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लगभग कितने होते हैं? 300 वायुकोश हमने आपको बता दिया। एयर से, जहाँ से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का लेन देन होता है, वहाँ उसको हम लोग वायुकोश बोलते हैं। तो हमारे फेफड़े में 2 फेफड़े होते हैं और दोनों में कुल मिलाकर लगभग 300 मिलियन वायुकोश होते हैं। 1 मिलियन लगभग कितना? 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, तो 300 मिलियन आप जोड़ लीजिए कितना होगा, इतने वायुकोश होते हैं। 15 नंबर, श्वसन दर को मापने का सामान्य तरीका क्या है? तो श्वसन दर को मापने का सामान्य तरीका है हृदय की माप, रक्त की चाप या सांस लेने की आवृत्ति या फिर आपका रक्त में ग्लूकोज की माप। तो श्वसन दर को मापने का जो सबसे सामान्य तरीका है वो आपका सांस लेने की आवृत्ति होगा, जिसको हम लोग रेस्पायरोमीटर कहते हैं। कभी ना कभी आपने देखा होगा, आप जो फोटो देख रहे हैं यही रेस्पायरोमीटर है। ठीक है, 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि वायवीय शोषण की प्रक्रिया में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? यानी वायवीय शोषण जब भी होता है तो कितनी एटीपी ऊर्जा बनता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है। 2, 34 से 38 या 24 से 28 या फिर 12 से 16? तो याद रखिएगा कि जब भी वायवीय शोषण होता है ना, उसी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है और अवायवीय शोषण में कम होता है। तो वायवीय शोषण में कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है? लगभग 34 से 38। अगर अवायवीय पूछेगा तो 4। ठीक है, यानी दो टोटल 4 बनता है और 2 खर्च हो जाता है इस प्रक्रिया में ही। तो 2 हो जाएगा अवायवीय शोषण से और वायवीय शोषण से हो जाएगा 34 से लेकर के 38 तक। 17 नंबर सवाल कि श्वसन में CO2 किससे बाहर होती है? नाक, मुंह, त्वचा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया? तो श्वसन की प्रक्रिया में जो CO2 होता है वो कहाँ से बाहर निकलती है? नाक से बाहर निकलती है। तो सबको पता है, ऐसे हम लोग सांस जो छोड़ते हैं, है ना। 18 नंबर सवाल कि श्वसन तंत्र का कौन सा अंग गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार होता है? यानी श्वसन तंत्र का जो कौन सा अंग है वो जो गैस विनिमय करवाता है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा वायुकोश। ठीक है, यानी कि जो फेफड़ा है, फेफड़े में वायुकोश से ही गैसों का विनिमय होता है, वहीं पर ऑक्सीजन को लिया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। यहाँ ये जो प्रक्रिया होती है ये वायुकोश में ही होती है, यानी एयर सैक में ही होती है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 19 नंबर सवाल, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा उत्पादन, भोजन पाचन, रक्त संचार या फिर प्रजनन? तो श्वसन का मुख्य उद्देश्य जो है वो आपका ऊर्जा उत्पादन है ना। श्वसन का अंतिम उत्पादन जो है ऊर्जा ही होता है, यानी ऊर्जा के लिए ही श्वसन की प्रक्रिया होती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल, कौन सा हार्मोन
श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा हार्मोन पूछा जा रहा है, श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन, थायराइड, थायरोक्सिन या फिर आपका एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका थायराइड। थायराइड हार्मोन जो है वो श्वसन दर को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, नाभिक या राइबोसोम में। अवायवीय श्वसन कहाँ होती है, तो अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव में होती है, ये हमने जस्ट ऊपर ही आपको बता दिया। और जो वायवीय श्वसन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद क्या है। यानी जब भी वायवीय श्वसन होता है तो ग्लूकोज टूटने के बाद अंतिम रूप से क्या बनता है। लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ऑक्सीजन और पानी। वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पादन में जो है क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, और पानी बनता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O बनता है, और ऊर्जा तो बनती है ना, ATP के रूप में ऊर्जा बनती है, ठीक है, याद रखिएगा। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पादन जो है उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है, ठीक है। 23 नंबर, डायफ्राम का मुख्य कार्य क्या है। ऑक्सीजन अवशोषण, फेफड़ों का विस्तार और संकुचन, भोजन पाचन या रक्त संचरण। तो डायफ्राम का मुख्य कार्य जो है वो होता है फेफड़ों का विस्तार और संकुचन, यानी फेफड़ों को फैलाने और सिकुड़ने में ही डायफ्राम कार्य करता है। कितना फैलाना है और सिकुड़ना है, इसका कार्य कौन करता है, डायफ्राम ही करता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा जो है वो फूल जाता है, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फेफड़ा सिकुड़ जाती है, ये डायफ्राम के कारण ही हो पाता है। 24 नंबर, मनुष्य में श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है। दिल, मस्तिष्क, फेफड़े या फिर यकृत। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग जो है वो फेफड़ा होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी यानी सही हो जाएगा, ये फेफड़ा होगा। ये यकृत ये पाचन तंत्र का मुख्य अंग है ना, याद रखिएगा। और दिल ये परिवहन तंत्र का, और मस्तिष्क ये तो नियंत्रण और समन्वयन वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा फेफड़ा आंसर। 25 नंबर, कौन सा तत्व श्वसन एंजाइम का सहकारक होता है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं, इसी तरह का वीडियो मैंने बहुत से डाला है। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।